कल भारत के मीडिया में एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज चलती रही और वो ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि कहीं लगभग 15 करोड़ के आसपास कैश मिला है। अब ये कहीं क्या था? कहीं था किसी जज का घर। अब किसी जज के घर में 15 करोड़ का कैश मिला है, ये न्यूज टेंटेटिवली कही जा रही थी, कोई भी अथॉरिटी के साथ नहीं कह रहा था। शायद कोर्ट से डर रहा होगा, इसलिए लोग चुप होंगे। धीरे धीरे न्यूज निकलने लगी। न्यूज निकलते हुए पता चला कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक जज साहब हैं, नाम है उनका यशवंत वर्मा। उनके सरकारी निवास से लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास कैश बरामद हुआ। हुआ कैसे वो भी बताएंगे, लेकिन यह नंबर पहले 10 करोड़ दिखा, अगली कटिंग तक पहुंचते पहुंचते न्यूज में 15 करोड़ होता चला गया। हेडलाइन बनने लगी कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में पैसा मिला है। अब नंबर कितना है कोई बता नहीं रहा है, पहली बात। नंबर दूसरा, पैसा मिला जिन जज के घर में, वो पहले भी सीबीआई की चार्जशीट में अपना नाम देख चुके हैं। सीबीआई ने इनके खिलाफ एक मुकदमा ऑलरेडी अपनी चार्जशीट में डाला हुआ है। आप जब जज नहीं हुआ करते थे उस समय के कालखंड में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से सीबीआई आपको भी जांच के घेरे में लाती है। अच्छा, इन जज साहब के घर में पैसा मिलने की खबर आई कैसे? तो बताया गया कि होली के समय 14 मार्च के दिन जज साहब घर गए हुए थे, छुट्टियों में गए हुए थे। ऐसे में इनके घर में आग लग जाती है। आग लगती है तो इनके परिवारजन और स्टाफ दमकल को फोन करके बुलाते हैं। फायर ब्रिगेड वाले आते हैं। जब फायर ब्रिगेड वाले आग बुझा रहे होते हैं, उसी समय पर इनके घर में आग के दौरान पैसे निकलने शुरू होते हैं। क्योंकि आग लगने से पैसे जल रहे थे तो फायर ब्रिगेड वालों ने यह खबर आउट कर दी, नंबर 1। लेकिन इसकी किसी ने भी शिकायत पुलिस में नहीं की कि हमारे पैसे जल गए, कि हमारे आग लग गई। इसलिए पुलिस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता। 14 तारीख के दिन की यह खबर आज आप 22 तारीख को सुन रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह खबर लगी, आग की खबर जो हाईकोर्ट के किसी जज के घर की खबर थी, यह धीरे धीरे जंगल में आग की तरह फैलते फैलते सुप्रीम कोर्ट के कानों तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया कि साहब एक जज साहब हैं, उनके घर में पैसा मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से एक कॉलेजियम की बैठक बुलवाई। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस का एक पैनल होता है, जिसमें सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना प्लस 4 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस शामिल होते हैं। वो सब लोग बैठते हैं कि अब क्या करें, पैसा मिल गया, हमारा राज उजागर हो गया, अब क्या करें? तो बोले चलो इन्हें ट्रांसफर कर देते हैं। और देश ने इस तरह का, जैसे पुणे के अंदर पोर्श कार का जो घोटाला वो हुआ था, एक्सीडेंट जब हुआ था, तब सुना था कि भाई कैसे एक एप्लीकेशन लिखवा करके पैसे के प्रभाव में उस आरोपी को छोड़ दिया गया। कुछ वैसा ही यहां हुआ। हाईकोर्ट के जज साहब को यहां से पनिशमेंट के नाम पर हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट में ट्रांसफर दे दिया गया। और वो हाईकोर्ट जो उनकी पहले ही पारिवारिक हाईकोर्ट कही जा सकती है, दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने इनका ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। न्यूज तब और बड़ी बन गई कि वाह क्या पनिशमेंट मिला है। यह बात यहां तक ही पहुंची थी, तारीख दर तारीख 20-21 तारीख के आसपास यह खबर तैरना शुरू हुई। कल घटना में एक जबरदस्त ट्विस्ट आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में होता है, कुछ वैसा ही हो रहा था। हुआ क्या? जो फायर ऑफिसर थे, चीफ फायर ऑफिसर, जिन्होंने इसे पहले यह कहा था कि पैसे मिले हैं, अचानक वो अपने बयान से बदल जाते हैं। वो कहते हैं सर कोई पैसा मिला ही नहीं, ये र्यूमर है। अच्छा, और तो और सुप्रीम कोर्ट का भी अपनी तरफ से जवाब आता है और वो कहते हैं कि हमने ट्रांसफर तो उनका एक ऑलरेडी चल रहे पैटर्न के अनुसार किया था। हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है। पैसे का जो आरोप था उस पर अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। हमने दिल्ली हाईकोर्ट के जज को बोला हुआ है कि वो हमें इस पर रिपोर्ट लेकर के 21 तारीख की शाम तक जमा कराए। तो 21 तारीख यानी कि कल शाम तक, 21 तारीख की शाम तक दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इंटरनल पैनल से रिपोर्ट निकालकर सुप्रीम कोर्ट को देनी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस रिपोर्ट पर क्या संज्ञान लिया है यह नहीं बताया है।
तो आसान रूप से शॉर्ट फॉर्म में तो मैंने सारी बातें आपको बता दी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें। लेकिन कितना पैसा है, ऑफिसर जो बदल गया है बयान, उसका क्या होगा, इस सब के ऊपर एक सवाल जो बड़ा बनता है कि किसी भी घर में 50,000 रुपए से ऊपर कैश रखने पर आपको यह डेटा देना पड़ता है कि पैसा कहां से आया, तो जज साहब का क्या होगा। इसीलिए अब बड़े सारे यथार्थ प्रश्न बनते हैं। केस दो हैं। पहला केस ये कि पैसा मिला, ट्रांसफर हुआ, तो केवल ट्रांसफर ही क्यों हुआ, कोई बड़ा पनिशमेंट क्यों नहीं दिया गया। नंबर दो, और दूसरा स्थिति जो कल निकलकर आई जिसमें कि यह कहा गया कि सर पैसा मिला ही नहीं था और सुप्रीम कोर्ट कहने निकल आई कि हमने ट्रांसफर तो उनका रेगुलर प्रोसीजर में किया है, ये जो पैसा मिलने वाला मुकदमा है इसकी तो हम तक अभी रिपोर्ट ही नहीं पहुंची है। तो ऐसे में फिर बड़ा सवाल कि अगर आपने ट्रांसफर इस दौर में कर दिया है तो क्या आप कुछ छुपा रहे हैं। ये दो तो बड़े केसेस रहे। अब सवाल कुछ और खड़े होते हैं और वो ये है कि मान लीजिए कि एक बार उनके पास पैसा मिल गया तो क्या किसी जज के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है। नंबर 4, क्या उन्हें हटाया जा सकता है। जैसे किसी अधिकारी के घर अगर पैसा मिल जाए या किसी राजनेता के घर अगर आय से अधिक संपत्ति मिल जाए तो आप उसके खिलाफ तमाम प्रकार के तरीके अपनाकर उसे रातों रात नुकसान पहुंचाने का तरीका दिखा देते हैं। तो हे माननीय न्यायपालिका, कृपया करके इस दिशा में भी आप अपना फोकस डालें और आप अपना आंसर देवें कि क्या इसमें अपेक्षित है। कुल मिलाकर देश के अंदर एक बड़ा ही कियोस क्रिएट हो गया है। जहां तहां लोग इस कॉलेजियम की बात कर रहे हैं कि प्रभु आप कौन से पंचदेव हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के सीजे हैं प्लस में 4 अन्य जजेस हैं और वो इतने बड़े महामहिम हैं कि एक भ्रष्ट आचरण के आरोपी को, जिसके ऊपर आरोप लगा है, उस आरोपी को आप उठा करके ट्रांसफर में उसके होम डिस्ट्रिक्ट भेज देते हैं, उसकी होम अदालत में भेज देते हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट पर और न्यायपालिका पर तमाम प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं। एक बड़ा यथार्थ प्रश्न और बनता है, किसी भी लोकतंत्र के अंदर 3 आधारभूत स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर को आप और हम चुनते हैं और उसमें से एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। जैसे मंत्री लोग एग्जीक्यूटिव्स हैं, लोकसभा और विधानसभा के विधायक और सांसद ये हमारे द्वारा चुने हुए व्यवस्थापिका के, लेजिस्लेचर के विधायक या सांसद हैं। लेकिन न्यायपालिका, जिसको कि लोकतंत्र की तीसरे सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में माना गया है, उस न्यायपालिका के ऊपर अगर इस तरह के प्रश्न उठने लगे कि आप पर जब प्रश्न उठे तो आपका न्याय कौन करेगा, आप खुद न्याय देने वाले हैं, आपके ऊपर न्याय कौन करेगा, यह प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न बनकर आता है। खैर, फिलहाल के लिए आज के सेशन में हम इस पूरी बात को जानेंगे, लेकिन पहले इन जस्टिस साहब के बारे में जान लेते हैं। आप हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। आपका जो जन्म है 1969 के अंदर हुआ था। आपने 1992 में रीवा से अपनी लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की। 13 अक्टूबर 2014 को आप अतिरिक्त जज बनाए गए। इसके बाद 2016 में आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थायी जज बनाए गए और उसके बाद 2021 में आपका दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर हो गया। बाय द वे, ये ट्रांसफर्स कैसे होते हैं इसको हम आपके साथ में साझा कर देते हैं। ये जो मैंने अभी कॉलेजियम बोला, कॉलेजियम है क्या? सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1+4 का एक समूह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन व्यक्ति जज बनेगा इसका फैसला लेता है, प्लस हाई कोर्ट के जजेस का, कौन हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा यह फैसला लेता है। एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में जज कहां से कहां जाएंगे ये सब फैसले लेता है। मतलब एक बड़ी निकाय है जो तय करती है कि हमको किस किस को अपने साथ लाना है और ले जाना है। आप पूछेंगे सरकार क्या करती है? सरकार का काम केवल इतना है कि कॉलेजियम जो सजेस्ट कर दे कि सर हम चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति को जज बनाएं, तो सरकार बस उस पर मोहर लगाए। तो सरकार का न्यायपालिका पे कोई इंटरफेयर नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यायपालिका खुद की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए एक दुहाई देती है, और वो दुहाई ये है कि ये चुनी हुई जनता के प्रतिनिधि अगर हम पर भी नियंत्रण स्थापित करने लगे तो फिर लोकतंत्र रह कहां जाएगा। हो सकता है कि ये हमसे भी अपने अनुरूप काम करा लें। न्याय के लिए आवश्यक है कि हम पूरी तरह स्वतंत्र रहें। तो अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए जजेस ही जजेस का निर्वाचन या चुनाव करते हैं या फिर अपने पद पर बिठाते हैं। जजेस के द्वारा जजेस को ही अपॉइंट करने की इस प्रक्रिया में ही सबसे बड़ा खेला होता है, जिसमें कोई किसी अपने भाई को, भतीजे को, परिवार को या फिर
पैसे से, पावर से या फिर बार के अंदर अपनी पहचान से इन पदों तक पहुंचाया जाता है। कहा जाता है कि भारत की जो अधीनस्थ न्यायपालिकाएं हैं या फिर जो अधीनस्थ कोर्ट्स हैं, वहां पर तो फिर भी व्यक्ति नॉलेज से जाता है, लेकिन इसके बाद के जो जजेस हैं वो केवल वकील से जजेस बनते हैं या कॉलेजियम के आशीर्वाद से बनते हैं। ऐसे में कॉलेजियम के ऊपर कईयों बार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। अटल जी के टाइम पर इसमें एनजेएसी का प्रावधान किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे कैंसिल करते हुए कहा कि अगर हमारे सिलेक्शन में सरकार इंटरफेयर करने लगेगी तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भंग हो जाएगी और लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। खैर, थोड़ा इनके बारे में और जानते हैं। आप 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ट्रांसफर करके पहुंचे, फिलहाल इनका वापस से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। आप हैं जस्टिस यशवंत वर्मा और ये फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर थे। तो आपके दिमाग में पैरेलली एक प्रश्न बनने लगेगा और वो ये है कि जब दिल्ली हाईकोर्ट में थे तो इन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए होंगे, क्योंकि दिल्ली में इन दिनों काफी कुछ चला है। काफी कुछ चला है से मतलब है आम आदमी पार्टी को लेकर, शराब घोटाले को लेकर काफी कुछ मामले दिल्ली हाईकोर्ट में गए थे। तो क्या आपका वहां कोई कंट्रीब्यूशन था? बिल्कुल था। हम उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। फिलहाल आप दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस में सेकंड नंबर पर आते हैं। आफ्टर सीजे आप ही का नाम है, यानी कि जल्दी ही आप भी सीजे बन सकते हैं। आइए थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। जब इनका ट्रांसफर हुआ तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील नाराज हो गए और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लॉयर्स ने कहा कि कोई हम ट्रैश बिन नहीं है, हम कोई कूड़ादान नहीं है। जो आपको लगा कि यह आदमी दोषी है तो आपने इस कचरा पात्र को, मतलब इस कचरे को कचरा पात्र में डाल दिया। और ऐसा कहते हुए जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है इलाहाबाद के अंदर, उन्होंने बकायदा जस्टिस वर्मा के खिलाफ अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर कर दी और कहा कि अगर वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपने भेजा तो हम उनके खिलाफ साइन डाई सिचुएशन ले आएंगे, हम उनकी कोर्ट में किसी को भी काम नहीं करने देंगे, हम न्यायपालिका के काम को अवरुद्ध कर देंगे। इसके पीछे का बड़ा रीजन जो यहां पर लोगों ने बताया, बार एसोसिएशन ने बताया, वो ये था कि लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। ऐसा कहा अनिल तिवारी जो कि प्रेसिडेंट हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के। इनका कहना है कि आम जन के अंदर यह विश्वास फिर कैसे आएगा कि जिस जज के पास हम न्याय कराने जा रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, क्योंकि वो जज जिसके ऊपर आरोप है कि इसने 15 करोड़ रुपए लिए हैं या 15 करोड़ तो कैश मिला है, बाकी क्या है नहीं पता है, उसके न्यायपालिका में न्याय के लिए कोई व्यक्ति आएगा क्यों? तो हम भी एज ए वकील उस न्यायपालिका में हाजिर नहीं होंगे जहां ये जज न्याय कर रहा होगा। तो सवाल तो बहुत सारे बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर क्यों किया, यह बड़ा सवाल है। पनिशमेंट के नाम पर कॉलेजियम ने केवल ट्रांसफर क्यों दिया, यह भी बड़ा सवाल है। हालांकि कॉलेजियम खुद अपने आप में एक बड़ा सवाल है, यह जजों का समूह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, यह भाई भतीजावाद करने का जो संगठन है यह अपने आप में एक सवाल है, जिस पर कईयों बार प्रश्न हुए हैं। तमाम प्रकार की सरकारों ने इन पर प्रश्न किए हैं और सवाल यही कि न्यायपालिका में बैठे जज सरकार से नियंत्रित नहीं होना चाहते, लेकिन खुद अपनी तरफ से संपूर्ण भ्रष्टाचार को जगह देते हैं। और ऐसा केवल राजनेता ही नहीं, कुछ पूर्व जजेस का भी यही कहना है और उनका यही कहना होता है कि यह कॉलेजियम अपने आप में भ्रष्टाचार की जगह है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अब एक ओपन सीक्रेट हो गया है। लोग न्यायपालिका को अब बाजार कहने लगे हैं। लोग अपने लिए पैसे के हिसाब से न्याय खरीद कर ले आते हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर ये जो पैसा मिला है, जिसको लेकर के कल तक खबर यह आ गई कि मिला ही नहीं, अगर मिला है तो इसका होता क्या? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको उठाता, अपने कब्जे में लेता, और अगर न्यायपालिका वाले जो जज साहब हैं वो ये कह पाने में समर्थ होते कि ये पैसा मेरा ही है तो उनको मिल जाता, नहीं तो फिर उसको कुर्क कर दिया जाता। खैर, अपडेट जुड़ते चले गए। अपडेट में निकलकर जो आया वो मैंने आपको बताया। 21 तारीख की शाम होते होते सुप्रीम कोर्ट सफाई देते हुए बाहर निकली और कहा कि एक र्यूमर फैल रहा है, मिस इंफॉर्मेशन फैल रहा है जस्टिस वर्मा को लेकर के कि उनका ट्रांसफर हम लोगों ने कर दिया है। ऐसा नहीं है, वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के और हमने उनके ऊपर जो निर्णय लिया है वो इसलिए लिया है कि उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जाए। इसलिए अभी जो जांच बाकी है इस मामले पर वो दिल्ली हाईकोर्ट के जो सीजे हैं जब वो कर देंगे तब हम आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो साहब यहां तक पहुंचते पहुंचते ऊपर आ गया दिल्ली फायर सर्विस चीफ का स्टेटमेंट और वो आता है, वो कहता है कि साहब कोई पैसा मिला ही नहीं। ये बिल्कुल फिल्मी वाकया हुआ 7 दिन के अंदर। जैसे अपन पहले फिल्मों में देखते थे कि कैसे सारे सिस्टम बिक जाते हैं, कैसे सारी की सारी चीजें पलट दी जाती हैं,
पुलिस, प्रशासन, न्यायपालिका सब एक साथ भ्रष्टाचरण में कैसे पहुंच जाती हैं, उसका किस तरह का जीवंत नमूना आप सबने देखा कि 7 दिन के भीतर भीतर बात यह हो ही गई कि साहब पैसा था ही नहीं, तो किसके बारे में बातें की जा रही हैं। एक बड़ा डिफेंस जो जज साहब आने वाले समय में देंगे वो ये कि मैं तो था ही नहीं घर पे, तो मेरे पीछे से किसी ने पैसा रख दिया हो, यह भी तो एक मामला हो सकता है। हो सकता है इस दिल्ली फायर सर्विस चीफ को ही इस तरह के सवालों में फंसा दिया हो, जिसके दबाव में आकर यह बोल दिया हो कि साहब पैसा था ही नहीं। क्यों? क्योंकि इससे सवाल यह हो सकता है कि जज साहब तो थे नहीं, इस बात की क्या सफाई दोगे कि तुमने वो पैसा नहीं रखा था। बेचारा इतना ही रहा होगा आदमी में और ये पलट गया कि साहब पैसा था ही नहीं। सब मैं बोलता हूं था ही नहीं। हालांकि कहा जा रहा है कि इन भाई साहब ने पूरी रिपोर्ट बना करके, वीडियो बना करके सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। अब देखना होगा कि सच कौन है, झूठ कौन है, मीडिया सही है कि क्या है। इस देश ने लेकिन इस 7 दिन में तगड़ा मनोरंजन देखा है, लेकिन यह बात बाहर कल ही निकल कर आई थी। खैर, अब फिलहाल के लिए जस्टिस वर्मा के कुछ महत्वपूर्ण फैसले देख लेते हैं। फैसलों में सत्येंद्र जैन का मामला, जो आम आदमी पार्टी से विधायक और मंत्री थे, आम आदमी पार्टी के नेता थे और दिल्ली के मंत्री जो सत्येंद्र जैन थे, उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को इन्होंने ही बंद किया था। तो ये थोड़े जानकार भी हैं। नंबर दूसरा, जो शराब नीति का मामला दिल्ली में चल रहा था, सीबीआई और ईडी को इन्होंने ही आदेश दिया था कि वह शराब नीति घोटाले में अपनी जांच के संबंध में जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियां और मीडिया जो बयान है उनको सार्वजनिक करें। ये वो हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक का चुनाव विवाद, जिसके चलते 2022 के दिल्ली विधानसभा उपचुनाव में आप नेता दुर्गेश पाठक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली जो याचिका थी, उसको इन्होंने ही स्वीकार किया था। इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन विवाद, कांग्रेस पार्टी की ओर से इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ दायर याचिका इन्होंने ही खारिज की थी। तो इनका नाम ऑलरेडी ऐसी चीजों में रहा है। और इंटरेस्टिंगली इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि वो एफआईआर क्वैश कर दी जो इनके खिलाफ सीबीआई ने ली थी। सीबीआई की एफआईआर इनके खिलाफ शुगर मिल मामले में हो चुकी है, जिसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जो कि कभी इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, बाद में पीएनबी का हिस्सा बन गई थी, उसने आरोप लगाया था कि ये जिस शुगर मिल के अंदर ईडी थे, यानी कि ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, वहां पर रहते हुए बहुत सारा पैसा बैंक से लोन लिया गया आम किसानों में बांटने के नाम पर, लेकिन उसका सही डिसबर्समेंट नहीं हुआ और उस शुगर मिल ने उस पैसे का घोटाला कर लिया। उस शुगर मिल के अंदर आप डायरेक्टर के पद पर थे। सीबीआई ने इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया, लेकिन जब तक दर्ज होता आप लपक करके जज बन चुके थे। तो जज साहब तो वैसे ही प्रोटेक्टेड हैं कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है, उधर से बीजेपी सवाल पूछ रही है। बीजेपी का सवाल इनके ऊपर यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो चीफ हैं शिबू सोरेन, जो कि कांग्रेस के साथ सरकार बनाकर चल रहे हैं, बोले शिबू सोरेन ने जो राहत प्राप्त की थी, जस्टिस यशवंत वर्मा ने ही उनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग को, ये लोकपाल प्रोसीडिंग्स थी जेएमएम चीफ शिबू सोरेन को, उसको स्टे इन्हीं ने दिया था, यानी जस्टिस यशवंत वर्मा ने ही दिया था। खैर, एक न्यायाधीश अपने जीवन काल में काफी निर्णय लेता है, हर पार्टी अपने तरीके से निकाल लाएगी। कांग्रेस हो सकता है इनके कुछ वो फैसले ले आए जो इन्होंने बीजेपी के पक्ष में दिए हों, यहां आम आदमी पार्टी ले आएगी जो कांग्रेस के पक्ष में दिए हों। खैर, कुल मिलाकर बात यह है कि अब इनके हर फैसले को सवाल की नजरों से देखा जाएगा। इसी कारण से राज्यसभा में कल इनका विषय उठा, अपोजिशन की तरफ से यह मामला उठाया गया। जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने इस बारे में आश्वस्त किया कि हां, अब इस विषय के ऊपर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे, आने वाले समय में जो भी बात होगी वो देश को इस विषय से संबंधित बताई जाएंगी। इस पर एक रिटायर्ड जस्टिस हैं एसएन डीगरा, उनका बयान भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अभी कॉमन बात हो चुकी है, आवश्यकता है कि इसे अब खत्म करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं, अदरवाइज एक आम आदमी न्यायपालिका की इज्जत में बर्बाद ही होकर रह जाएगा। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। देश में वास्तविकता में आवश्यक है कि न्यायपालिका के अंदर न्याय स्थापित हो, भ्रष्टाचार का स्थान ना हो, क्योंकि कुछ पूर्व में भी ऐसे उदाहरण निकले हैं जहां पर जजेस के ऊपर रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन इनके ऊपर जांच नहीं बैठ पाती है। अब सवाल यह है कि अगर किसी जज को हटाना भी हो तो क्या करें। तो इसके बारे में कहा गया कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उस जज से जवाब मांगते हैं जिस पर आरोप लगा है। अगर वो उस जवाब से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो उसकी एक इंटरनल जांच कमेटी बैठाई जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। वो इस मामले की इंटरनल जांच करते हैं। अगर जांच के अंदर जज को दोषी पाया जाता है तो चीफ जस्टिस
उनसे इस्तीफा देने के लिए कहते हैं कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। अगर वो इस्तीफा देने से इनकार कर देते हैं तो फिर जस्टिस सरकार से कहते हैं कि इनके खिलाफ महाअभियोग चलाया जाए, और महाअभियोग चलाने के लिए सदन के दोनों जो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहां पर इनके खिलाफ वोटिंग करवाई जाती है। अगर वो बहुमत से पारित होती है तो राष्ट्रपति की परमिशन के बाद उस जज को हटाया जाता है। तो जज को अपने पद पर जो सुरक्षा प्राप्त है, उसी के चलते भ्रष्टाचार इस लेवल तक चल रहा है। जहां तक आवश्यकता है देश के अंदर लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, तो जज को यह वाला प्रोटेक्शन होना भी चाहिए, लेकिन उस प्रोटेक्शन के चलते अगर भ्रष्टाचार जगह लेने लगे तो इस पर भी अवश्य चर्चा विमर्श होने की आवश्यकता है।